बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वेनेजुला पर हुए हमले की खबर से। अमेरिका ने वेनेजुला में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वेनेजुला की राजधानी कारकास सहित 4 शहरों को निशाना बनाया है, जिसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इस अपडेट से आपको रूबरू करा दें। ट्रंप ने वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़े जाने का, कैप्चर किए जाने का दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक दोनों को देश से बाहर ले जाया जा रहा है। ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है। अमेरिकी फोर्स ने मादुरो को बंधक बना लिया है। उनके साथ उनकी पत्नी भी हैं। अमेरिकी फोर्स ने दोनों को कैप्चर किया है, पकड़ा है। दोनों को वेनेजुला से बाहर ले जाया जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुला पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी फोर्स ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ 4 बड़े शहरों पर अमेरिका के ये हवाई हमले हुए हैं। अमेरिकी फोर्सेस ने मादुरो को बंधक बना लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि साल में पहले ही दिन किस तरह से अमेरिका ने वेनेजुला पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लगातार ये टकराव की स्थिति जो है उसकी आशंका, उसका अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से बीती रात ये हमले हुए हैं, आप देखिए कि किस तरह से साल के पहले ही दिन धमाकों के साथ, वेनेजुला पर हमले के साथ पीस की वकालत करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से एक और युद्ध छेड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी दी है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक्स अगेंस्ट वेनेजुला। और साथ ही इसी सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी जानकारी दी है कि राष्ट्रपति वेनेजुला से मादुरो और उनकी पत्नी को भी कैप्चर किया गया है और उनको आगे ले जाया जा रहा है किसी दूसरे शहर। अमेरिका ने वेनेजुला के 4 शहरों को टारगेट किया। ट्रंप ने वेनेजुला पर हुए इस कार्रवाई को सफल बताया। वेनेजुला में एक के बाद एक 7 धमाके हुए। वेनेजुला में आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। बताया जा रहा है कि पहला धमाका लोकल समय के हिसाब से रात करीब 1:50 पर हुआ। शहर के ऊपर उड़ते हुए विमानों की आवाज भी सुनाई दी। तो एक के बाद एक देखिए कि किस तरह से आसमान से ये हमले किए गए हैं और धमाकों की तेज आवाज सुनाई दी। फिर उसके बाद धुएं का गुबार नजर आया और 7 हमले हुए। 4 शहरों को टारगेट किया है। साल के पहले ही दिन मैदान जंग में कूद चुके हैं ट्रंप। तो पीस प्राइज की वकालत करते हैं, अपने लिए कहते हैं कि मैं शांति का दूत हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध हो, वहां भी अगर आग में घी डालने का काम करते हैं तो ट्रंप करते हैं। ईरान के साथ मोर्चा खोलने का काम करते हैं तो ट्रंप करते हैं। वेनेजुला पर हमला करके उन्होंने बता ही दिया कि क्या कुछ उनकी मंशा है। हालांकि वो इसको एक ड्रग कार्टेल और उसके सफाई के लिए की हुई पूरी कार्रवाई बताते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, राष्ट्रपति को भी कैप्चर कर लिया गया है, उनकी पत्नी भी उनके साथ है। और अभी बताया जा रहा है कि अमेरिका के समय अनुसार अब से कुछ ही देर बाद वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बाबत जानकारी भी दी जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बताया जाएगा कि कहां हमले हुए हैं, उस हमलों का टारगेट क्या था, टारगेट कितना अचीव हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी हमले का, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं, और क्या आगे भी हमले जारी रहेंगे। राष्ट्रपति मादुरो उनकी पत्नी को कहां ले जाया जा रहा है। तो इन तमाम अपडेट्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार अभी सभी। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के दावे पर वेनेजुला का बयान भी सामने आया है। वेनेजुला के उपराष्ट्रपति डेल्सी ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी अज्ञात हैं। वो कहां हैं ये वेनेजुला को भी नहीं पता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम उनके जीवित होने का प्रमाण मांगते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट कर इन हमलों के बारे में जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को कैप्चर कर लिया है अमेरिकी फोर्सेस ने। सक्सेसफुली कहां अटैक कैरिड आउट किए, इसकी भी जानकारी दी सोशल मीडिया पोस्ट में। अब वेनेजुला के डेप्यूटी प्रेसिडेंट का, ये वाइस प्रेसिडेंट का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि अज्ञात स्थान पर है, कहां हैं हमें नहीं पता और वो जीवित हैं, इसके प्रमाण वो मानते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मोर्चा खोल लिया है। आप देखिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप यहां पर हवाई हमले कर रहे हैं वेनेजुला के ऊपर। वेनेजुला को लगातार वो टारगेट कर रहे थे और उन्होंने 7 हमले किए हैं, एक के बाद एक 7 हवाई हमले किए हैं। और वेनेजुला के राष्ट्रपति को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कोरिना माचाडो बन सकते हैं वेनेजुला के नए राष्ट्रपति। साल 2025 में माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। साल 2025 में माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और वेनेजुला के राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति वो बन सकते हैं। कोरिना
मचाडो बन सकते हैं वेनेजुएला के अगले राष्ट्रपति। तो फिलहाल वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मादुरो और उनकी पत्नी वेनेजुएला से बाहर कहां लेकर गए हैं, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति कोरिना माचडो बन सकती हैं वेनेजुएला की राष्ट्रपति। इस वक्त आपको बता दें साल 2025 में माचडो को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो एक रेजिम चेंज यहां पर वेनेजुएला में नजर आएगा। कोरिना मचाडो का नाम जो है वो सामने आ रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार कोरिना मचाडो को मिला था और अब वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद को संभाल सकती है। दो 2027 की चुनौती से पहले सीएम योगी की सबसे बड़ी परीक्षा 2026 में ही शुरू हो गई है। प्रयागराज माघ मेले में 15 से 20 करोड़ सनातनी आएंगे। यूपी का हर तीसरा शख्स माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाएगा। संगम नगरी से सनातन का संदेश लेकर वापस अपने अपने देश, अपने घर लौटेगा और यही सनातनी 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट भी करेंगे। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक विश्व रिकॉर्ड बना था। माघ मेले की भी बड़ी तैयारी है। योगी आदित्यनाथ खुद पूरे इंतजामात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माघ मेले की तैयारियां कैसी हैं, इसकी पूरी डिटेल ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी एटीएस के सैंड स्पेशल व्हीकल्स ये रेत पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। यूपी की हॉर्स पुलिस, जिनके पास हजारों लाखों की भीड़ को कंट्रोल करने की स्पेशल ट्रेनिंग है। फायर एस्केप सर्विस के जवान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगजनी की घटना से निपटने की पूरी तैयारी है। यूपी जल पुलिस की टीम संगम के किनारों पर मौजूद है। अगर गलती से कोई भी श्रद्धालु संगम में डूबा तो ये टीम उसे मिनटों में बचा लेगी। माघ मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। लोगों को सावधान करने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। आज माघ मेला 2026 का पहला स्नान है और पूर्णिमा का स्नान है, ये ध्यान दें। आप सभी स्नानार्थी स्नान करने जो भी आए हैं अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें। प्रयागराज में फिर से महाकुंभ जैसी तस्वीर दिखने लगी है। संगम की रेती पर फिर से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ने लगा है। साल 2026 के लिए योगी का यह पहला चैलेंज है। नए साल पर योगी की यह पहली चुनौती है। महाकुंभ ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब माघ मेला में पुराने कीर्तिमान टूटने वाले हैं। 2026 की पहली चुनौती है तो तैयारी उससे भी बड़ी है। माना जा रहा है कि 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचेंगे, जबकि पिछले साल 6 करोड़ भक्तों ने ही संगम में स्नान किया था। माघ मेला 2026 की प्रयागराज में शुरुआत हो चुकी है और हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट के समीप। और संगम तट के समीप किस तरीके का नज़ारा है। सुबह सुबह ज़बरदस्त तरीके की शीतलहर चल रही है, ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। 10 के अंदर यानी कि 9 और 8 के करीब टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन जो आस्था है वो सारी चीज़ों पर भारी है, जो भक्ति है, जो शक्ति है वो सारी चीज़ों पर भारी। और इसीलिए आप देखिए कि संगम तट पर जो आपको तस्वीर दिखाई देगी, तस्वीर नजर आएगी, जो नज़ारा नजर आएगा वो दिखाता है कि किस तरीके से जो आस्था है वो सारी चीज़ों पर भारी। और इसीलिए योगी सरकार ने कुंभ की ही तरह इस बार भी ज़बरदस्त तरीके से माघ मेले में भी इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को, भक्तों को किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। लिहाजा योगी ने माघ मेले की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। 2024 की तुलना में 14 करोड़ लोग ज्यादा आएंगे, तो इंतजाम भी इसी हिसाब से किए गए हैं।
इस बार 800 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र बसाया गया है। 8 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट बनाए गए हैं। 25,000 शौचालयों का इंतजाम है। 8,000 डस्टबिन लगे हैं। 3300 सफाई कर्मी दिन रात संगम तट को स्वच्छ रखने में जुटे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 9 पांटून पुल बनाए गए हैं। 160 किलोमीटर के दायरे में चकर्ड प्लेट लगे हैं। 242 किलोमीटर के दायरे में पानी के लिए पाइपें बिछाई गई हैं। 85 किलोमीटर लंबा सीवर लाइन बिछा है। 25 बिजली के सब स्टेशन बनाए गए हैं। 20-20 बेड के 2 अस्पताल बनाए गए हैं। बाहर से आने वालों को असुविधा ना हो इसलिए 2 जगहों पर पार्किंग का इंतजाम है। 3000 परिवहन निगम की बसें चल रही हैं। 75 शटल बसों की भी सुविधा दी गई है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान है और इसके साथ ही हमारा माघ मेला 2026 प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए व्यापक पुलिस इंतजाम किए गए हैं और आप देख रहे होंगे कि सिविल पुलिस के लोग भी तैनात हैं। हमारे जल पुलिस के भी लोग तैनात हैं। एनडीआरएफ की टीम है। एटीएस की टीम हमारी है। आरएएफ हमारे साथ लगी हुई। पीएसी के जवान हैं और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी हम निगरानी कर रहे हैं। साथ में हमारे 1600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं जो नगर क्षेत्र में और मेला क्षेत्र में निगाह रखे हुए हैं। पर्याप्त चौकसी बरती जा रही है। अभी तक लगभग 19 लाख श्रद्धालुओं ने सक्षम स्नान कर लिया है और शाम तक की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है। सर, एआई के साथ साथ फेस रिकग्निशन जो कैमरा होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरी आंख से भी सबके ऊपर नजर रखी जा रही है। इसको लेकर के जो आपकी तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए उनके बारे में थोड़ा बताएं। सीसीटीवी कैमरों में इस बार हम लोग एआई का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें मेन तो हमारा डेंसिटी के बारे में है कि भीड़ का क्या घनत्व रहेगा और भीड़ का इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, इसको भी हम निगाह रख रहे हैं। साथ में फेशियल रिकॉग्निशन की बात भी है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है और हमारे पास उसकी फोटो है पहले से तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पूरे माघ मेले की मॉनिटरिंग खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि अगर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में कोई चूक हुई तो जिम्मेदार अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। किसी भी माघ मेला क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पूरे माघ क्षेत्र का, उस मेला परिसर का जो पूरा एरिया होता है। अगर माघ मेले की बात किया जाए तो माघ मेले में भी संगम नोस की जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में काफी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से सरस्वती का मिलन यहीं पे होता है। इसीलिए यूपी पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से यहीं पे संगम चौकी बनाई है और संगम चौकी के ही ठीक बगल में बना है ये वॉच टावर। जी हाँ, ये वॉच टावर बना हुआ है जिसके जरिए यूपी पुलिस इस पूरे इलाके में सबसे टॉप पे रह करके बाकायदा नजर रखती है। तीसरी आंख के जरिए नजर रखी जाती है और उसके अलावा जो टॉप का इलाका होता है उसमें चढ़ करके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इस पूरे मेला परिसर में हर एक इलाके को देखते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं भी कोई भगदड़ की स्थिति, ज्यादा दबाव की स्थिति या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति तो नहीं है जिससे निपटना पुलिस के अधिकारियों के लिए, प्रशासन के अधिकारियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसी वजह से यूपी पुलिस ने इस तरीके के कई सारे वॉच टावर्स इस पूरे इलाके में बना रखे हैं ताकि पूरे मेला क्षेत्र को न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के जरिए बांधा जा सके बल्कि टॉप पे बैठ करके मेले क्षेत्र में दूर तक भी देखा जा सके। 17 थाने, 42 पुलिस चौकी, 20 फायर टेंडर, 7 फायर ब्रिगेड चौकियां बनाई गई हैं। 1 जल पुलिस थाना, 4 जल पुलिस कंट्रोल रूम बने हैं। 400 कैमरे से क्राउड मैनेजमेंट की निगरानी की जा रही है। मेला क्षेत्र में एआई कैमरे भी लगाए गए हैं। 15 डीवाईएसपी, 8 एएसपी, 2500 सिविल पुलिस, 17 कंपनी पीएससी, 6 कंपनी आरएएफ, 5 बाढ़ राहत कंपनी, एटीएस टीम, जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रही है। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और हम मौजूद हैं इस समय संगम तट के पास, जहां योगी सरकार ने फायर को लेकर के जिस तरीके के विशेष इंतजाम किए हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके की फायर की स्पेशल गाड़ियों को इस पूरे इलाके के लिए बनाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कहीं भी अगर आग लग जाती है, आपात स्थिति आती है तो कम से कम उससे निपटने के लिए फायर विभाग पूरी तरीके से चाक चौबंद है, तैयार है। फायर सिलेंडर्स भी देखिए पीछे लगे हुए हैं। इसके अलावा पानी भी इसमें है। स्पेशल जो फोम होता है किसी भी आग को जब भड़कने पे ये पूरी तरीके से कारगर साबित होता है और स्पेशली डिजाइन देखिए इसमें टायर्स भी हैं जो कि खास तौर पे रेत और इस तरीके के जो इलाके होते हैं जो कि नदियों के किनारे पाए जाते हैं उसमें चलने के लिए विशेष तौर पर योगदान देते हैं और साथ ही अगर किसी भी तरीके की आपात स्थिति आती है तो वहां पर जल्दी पहुंचने में, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती हैं वो बड़ी होती हैं तो छोटी छोटी गलियों में जाना,
इस तरीके के मेलों में जाना निश्चित तौर पर दिक्कत होती है, लेकिन ऐसी गाड़ियां बहुत आसानी से पहुंचती हैं और बहुत तेजी से आग को बुझा भी लेती हैं। इसमें भाई साहब कौन कौन सी आइटम्स आपके पास हैं जिसमें आपके पास लगा हुआ है? ये है वाटर मिस्ट होम सिलेंडर है, ठीक, इसमें वाटर और केमिकल मिला हुआ है, और ये बीसी सिलेंडर है, और ये हमारा स्प्रेडर और कटर है। इसमें आगे से क्या होता है, पानी तेजी से फेंकता है? ये काटने के लिए है किसी चीज को, अगर आपको कोई काटने की जरूरत पड़ती है तो ये काट भी देगा। काट देगा। और जो स्पेशल फोम है वो जल्द से जल्द आग को बुझाने में काम करने के लिए है, ये फोम टाइप है, केमिकल और वाटर मिला के, और ये एबीसी टाइप है, पाउडर टाइप का है हमारे पास। और अब मान लीजिए रेत पे चलना होता है तो ये टायर्स हैं, ये खासतौर पर डिजाइन किए गए। ये कीचड़ हुआ, रेत हुआ, चलने के लिए बहुत ही अच्छी है। प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। मेले के पहले दिन लाखों लोगों ने संगम में स्नान किया। भीषण ठंड भी लोगों की आस्था को कमजोर नहीं कर पाई। रात 12 बजे के बाद से ही साधु संत, आम लोग, कल्पवासी स्नान करने संगम पहुंचने लगे। दोपहर 3 बजे तक 25 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था। माघ मेले में जन जी की भारी भीड़ देखने को मिली। संगम के किनारे की ये तस्वीर आस्था, सांस्कृतिक गौरव और सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष है। पहले तो ये बताइए कि यूपी में आकर के क्या फील हो रहा है? यहाँ पर आप लोगों ने स्नान किया है, हाउ इज देयर फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मन को एकदम शांति मिल रही थी। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं घाट पे? जी, वो कपड़े चेंज करने की जगहें हैं। योगी जी को अगर 100 में नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगी इस पूरे इंतजाम के लिए? 100। चलिए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विख्यात मिश्रा। आप भी आए हैं पंजाब से? मैं आया ऊंचाहर लाइब्रेरी। किस तरीके के इंतजाम हैं यहाँ पे? अच्छे थे। अच्छे हैं। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या तो नहीं? नहीं। महिलाओं से बात कर लेते हैं। जी आप बताइए, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम ऋषिका पांडे है, मैं इलाहाबाद रहती हूँ, वैसे तो मेरा रियल वाराणसी है। ये बताइए कि लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए घाट पे इंतजाम है कि नहीं सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार तो पूरा कर रही है अपने हिसाब से, बट हमें एज अ नागरिक, हम देशवासी हैं, तो हमें ऐसा रखना चाहिए, हमें स्वच्छता से सब कुछ काम करना चाहिए। और हमें सबको, आप लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोग प्लीज साफ सफाई जरूर बरते रहिएगा। बिकॉज देखिए, अगर हम लोग साफ रखेंगे तभी हमारा भारत स्वच्छ रहेगा, और हम सब कुछ स्वच्छ रखेंगे तो सरकार अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। नागा साधुओं ने आज शाही स्नान किया। नागा साधुओं के काफिले में भारी भीड़ उमड़ी। साधु सन्यासी भी मेला क्षेत्र में इंतजाम से बेहद खुश नजर आए। हमारे साथ तमाम साधु संत मौजूद हैं प्रयागराज में, जो कि माघ पूर्णिमा की इस पावन बेला पर स्नान करने पहुंच रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। सीधी साधु संतों, महंतों से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराज जी, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन, और लोगों को लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्रयागराज आए हैं दूर दराज से स्नान करने? जी, ओम नमो नारायण। सभी भक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पूर्णिमा है, ये शाही स्नान निकला है नागा बाबाओं का। सभी भक्ताएं बाबा के स्नान करने के बाद स्नान करें, उसका फल की प्राप्ति करें। बाबा, आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज माघ मेला है और आज का दिन बहुत बड़ा महत्व है कि आज से माघ मेला भी शुरू हुआ और ये माह का महीना भी शुरू हुआ है, जिस महीने के अंदर गंगा माई में प्रयागराज के अंदर जो भी डुबकी लगाता उसके कोटान कोट के पाप मोक्ष हो जाते हैं। योगी सरकार ने जो इंतजाम किए हैं, उन इंतजामों को लेकर के आप लोग के मन में कोई नाराजगी है? देखो, माननीय हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो भी माघ मेले को महामाघ मेला दिया है, व्यवस्थाएं तो खैर सारी सही हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। उनकी तरफ से जितना सहयोग होता है साधु संत या आम जनता के लिए, वो सबके लिए करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है। माघ मेले के लिए 800 हेक्टेयर जमीन में टेंट सिटी बसाई गई है। माघ मेले में पहली बार एआई से भक्तों की निगरानी की जा रही है। आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए वीआईपी मूवमेंट को खत्म कर दिया गया है। जगह जगह फाउंटेन बनाए गए हैं। हेलीकॉप्टर राइड से लेकर कलाग्राम बसाया गया है।
माघ मेले में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में कल्पवासी भी प्रयागराज में प्रवास कर रहे हैं। 45 दिनों तक एक समय खाना खाकर ये लोग भगवान की साधना करेंगे। कल्पवासी भी माना जा रहा है कि 20 से 25 लाख कल्पवासी हैं जो कि इस दौरान संगम के तटों पर रहेंगे। एक वक्त में वो खाना खाएंगे, बिस्तर पर नहीं सोएंगे, जमीन पर सोएंगे, यहीं पर पकाएंगे, खुद का बनाया हुआ खाएंगे और पावन बेला में संगम की धरती पर न सिर्फ पुण्य कमाएंगे बल्कि अपने लोगों के लिए भी पुण्य कमाने का काम करेंगे। तो प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत में लाखों के लोग पहुंच रहे हैं और आस्था पूरी चीजों पर, यानी कि कड़ाके की ठंड की बात करें, शीतलहर की बात करें, सब पर भारी नजर आ रही है। इस बार माघ मेले में पहली बार 2 रिवर एम्बुलेंस लगाई गई हैं। 80 एम्बुलेंस किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इधर संभल में सरकार के बुलडोजर एक्शन से पहले ही अवैध निर्माण को खाली करना शुरू कर दिया गया है। सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस मिलने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई से पहले लोगों ने खुद ही मस्जिद और मदरसों के अवैध हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया है। सलेमपुर, सलार और हाजीपुर गांव में बुलडोजर एक्शन के लिए प्रशासन ने 4 जनवरी की तारीख तय की थी, लेकिन उससे पहले ही सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को खाली करने का काम लोगों ने स्वतः ही शुरू कर दिया। और अब खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। यहां ठंडे भजिए का विवाद जैन समाज के अपमान में तब्दील हो गया। 2 पक्ष आमने सामने आ गए। बवाल इतना बढ़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन जैन समाज का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जबलपुर विवाद की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के बीच एक युवक नजर आ रहा है। हर तरफ उसके ऊपर लाठियां बरस रही हैं। युवक पुलिसकर्मियों से बचने की गुहार लगाता है, लेकिन लाठियों की बौछार जारी रहती है। लाठीचार्ज की अगली तस्वीर में भीड़ भाग रही है। पीछे पुलिस लाठियां चला रही है। पुलिस भीड़ को पीछे खदेड़ रही है, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं हैं। जो रोड पर मिला उसे वहीं पीटा गया। जिसने भागने की कोशिश की उसे गलियों में दौड़ाकर पीटा गया। पुलिस और पब्लिक के बीच संग्राम ऐसा छिड़ा कि भगदड़ मच गई। हर तरफ गाड़ियां सड़क पर गिरी नजर आई। जब लाठी से काम नहीं चला तो पुलिस ने थप्पड़ों की बौछार शुरू कर दी। इसका खास ध्यान रखा गया कि कोई इस पिटाई का वीडियो रिकॉर्ड न कर पाए। बवाल के आरोपियों को घर में घुस-घुस कर निकाला गया। तस्वीरें जबलपुर के कमानिया गेट इलाके की हैं, जो बीती रात जंग के मैदान में तब्दील हो गया। मामूली कहासुनी के बाद मामला इतना बिगड़ गया कि सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए। जबलपुर के कमानिया गेट इलाके में जबरदस्त बवाल मचा। मिठाई की दुकान में ठंडा भजिया देने के बाद 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद 2 समुदायों के बीच जंग का अखाड़ा बन गया। आमने सामने आ गए लोग। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इसके बाद हालत और बिगड़ गई।
नाराज लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ! अंधा कानून मुर्दाबाद! 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 अंधा कानून मुर्दाबाद! पूरे विवाद की शुरुआत इसी बड़कुल स्वीट शॉप से हुई। बताया जा रहा है कि एक समाज का व्यक्ति मिठाई की दुकान पर गया, जहां उसे ठंडे भजिए दिए गए। इसी बात को लेकर बहस हो गई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। जैन समुदाय के शख्स पर आरोप है कि मिठाई की दुकानदार ने उसे गालियां दी, जैन समाज के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद दुकान का स्टाफ उसे बेसबॉल के बैट से पीटने लगा। बवाल की जानकारी मिलते ही दोनों समुदाय के लोग मौके पर पहुंच गए। मारपीट शुरू हो गई। न्यायपूर्वक काम करना चाहिए। हम लोग यही खड़े हैं। अरे नहीं भाई, जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। दरअसल जान बचाने के लिए मारपीट के 2 आरोपी बड़कुल स्वीट के भीतर छिपे थे। बाहर सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोग उनको पकड़ना चाहते थे। भीड़ से आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज में एक दरोगा समेत कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस बीच कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इस मामले में जैन समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों के बजाय पीड़ितों पर कार्रवाई की, जिसके बाद जैन समाज के लोगों में भारी नाराजगी है। कुछ असामाजिक तत्व आते हैं बड़कुल होटल पर, जैन समाज को गालियां और अभद्र शब्द बोलते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं तो वो अपने साथियों को बुलाकर बेसबॉल के बल्ले लाकर और हथियार लाकर धमकाते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं तो पुलिस बल के मात्र 5 से 6 पुलिस वाले रहते हैं। पुलिस की समझाइश में हम लोग किनारे हो जाते हैं, परंतु उसके बाद पुलिस बल इस तरीके से आता है और जैन समाज के युवाओं पे अंधाधुंध, किसी के सर पर किसी के पैर पर, क्योंकि जैन समाज सांप्रदायिक समाज है, कभी हम लोग कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, परंतु पुलिस प्रशासन ने इस तरह की लाठीचार्ज करी जैसे हम लोग पेशेवर अपराधी हो। और शहर का माहौल बिगाड़ने में से पुलिस प्रशासन कहाँ थे? ये एक शब्द में कहा जाए तो एक पक्षी कार्रवाई लगी है। हमारे बहुत सारे युवा साथियों को लगी है। अस्पताल में कुछ 50 से 60 लोग ऐसे 50 से 60 लोग थे टोटल, और कम से कम 50 से 60 साल की उम्र वालों को तक को मारा गया है सिर पे पुलिस द्वारा। ये भी नहीं है कि पैर पे, बच्चों को मारा गया है। किसी को भी देखा, जो राहगीर भी खड़े थे उनको भी मारा गया है। जैन पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान बुजुर्ग और बच्चों को भी नहीं बख्शा, बुरी तरह उनकी पिटाई कर दी। जैन समाज के कई युवा घायल हैं। कई लोगों को तो इतनी गंभीर चोट आई है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मेरे साथ का एक मित्र है विकास जैन राज, उसको भी यहाँ लाठीचार्ज में लट मारा गया। उसकी आंख के नीचे यहाँ 1.25 इंच गहरा गड्ढा हो चुका है। उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको अभी विक्टोरिया लेके गए हुए हैं। फ्री में लाठीचार्ज करी, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया रहा। बहुत बेसब्री से मारा, बहुत तेज दर्द किया। कितने साल के हो तुम? मैं 15 साल का। कहाँ लगी आप? मेरे को पीछे लगी पैर में। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए फरियादी राजकुमार जैन की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिलहाल हालत कंट्रोल में है। पुलिस ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है। फरियादी राजकुमार जैन है, इनका कहना है कि ये उस दुकान पे कुछ सामान खरीद रहे थे, तब वहाँ पर जो मैनेजर या उनकी सीट पर जो बैठे थे उनने पेरेंट के साथ गाली गलौज की और उसके बाद इनके समाज के बारे में, जैन समाज के बारे में बड़ा बुला था। और उससे जब बहस हुई तो उनके जो जिन्होंने गाली गलौज करी उनके साथ के 1-2 लोग और आ गए वहाँ पर, जो शायद कोई बेसबॉल का डंडा ऐसा हमने बताया है, ये सब लाए और डराने की कोशिश करी। इतने में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को सूचना मिली, तो 2 जो लोग थे जिन्होंने डंडा लाए थे उन लोगों को पुलिस थाने ले आई थी। वो एक आरोपी जो बड़कुल स्वीट है उसके अंदर घुस गया था। इस समय जब बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और आरोपी अंदर था, तो पुलिस बल जो मौजूद था वो बड़कुल स्वीट के बाहर था। जहाँ पे भीड़ थोड़ा उत्तेजित हो रही थी, वो आरोपी को हमारे सामने लाना, वो पीटने पटाने जैसी बातें कर रही थी, तो उनको हल्का सा खदेड़ा गया। वो आरोपी को सुरक्षित पुलिस कस्टडी में लिया गया। 2 पक्षों में बवाल के बाद कमानिया गेट इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
10 थाने की पुलिस फोर्स और कई आला अधिकारी कमानिया गेट इलाके में तैनात हैं। लगातार पूरे इलाके में मॉनिटरिंग की जा रही है। अब बात गाजियाबाद की करते हैं, जहां एक थार सवार युवक के फायरिंग का मामला सामने आया, जहां आपसी रंजिश में थार सवार युवक ने कार में बैठे शख्स पर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में कार के अंदर बैठे शख्स की जान बाल बाल बची। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें पहले थार सवार एक युवक के साथ लड़ाई करता दिख रहा है और फिर उसके कुछ मिनटों बाद ही थार सवार युवक ने वापस आकर फायरिंग कर दी। बात अब मुजफ्फरनगर की सड़कों पर मचे संग्राम की, जहां सपा नेता और करनी सेना के सचिव के बीच सरेआम टकराव हुआ। शब्दों की जंग देखते देखते हाथापाई में बदल गई और पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। लेकिन सपा नेता पर हुए इस हमले के पीछे की वजह क्या थी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर भारी हंगामा मचा है, हाथापाई और धक्का मुक्की हो रही है। लोगों में भारी आक्रोश है, लोग चिल्ला रहे हैं, खूब शोर मचा रहे हैं। लोगों ने एक शख्स को घेर रखा है, कोई उसको धकेल रहा है, कोई उस पर केस करने की मांग कर रहा है। सड़क पर गुजर रहे लोग भी रुक रुक कर नजारा देख रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। मौके पर कई पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जो गुस्साए लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। गले में मफलर डाले जो शख्स बार बार एफआईआर करने की मांग कर रहा है, ये सपा के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी हैं। लाल रंग की जैकेट में जिस शख्स को पुलिस कर्मियों ने पकड़ रखा है, ये करणी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव चौहान है। ये पूरा मामला यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का है, जहां गौरव चौहान ने जिया चौधरी के साथ हाथापाई और मारपीट की। लेकिन इसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष जिया चौधरी के साथ कई कार्यकर्ता जुटे थे। इस दौरान कनाडा में मारे गए भारतीय छात्रों को कैंडल मार्च के जरिए श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन महावीर चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब अचानक से करणी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव चौहान ने जिया चौधरी पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने गौरव चौहान को घेर लिया और फिर सपा समर्थकों ने गौरव चौहान की पिटाई कर दी। इसके बाद काफी देर तक वहां हाथापाई और धक्का मुक्की चलती रही। और मेरी भतीजी के बारे में बोल रहा है, इन्हें मेरी भतीजी के बारे में राजनीति में बोल, तू राजनीति में बोल, तू खूब क्या पर मेरी हमारी बहन लगा। सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी पर उनके हाल में दिए गए बयान को लेकर यह हमला हुआ, जिस बयान में जिया चौधरी ने संगीत सोम को हारा हुआ मानसिक रोगी बताया था। उनके इसी बयान से गुस्सा कर गौरव चौहान ने उनके साथ मारपीट कर दी। मुजफ्फरनगर में सपा नेता के साथ मारपीट के बाद काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने गौरव चौहान को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी की खबर लगते ही गौरव चौहान के समर्थक थाने पहुंच गए, जिसके बाद गौरव को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फिर शांति भंग करने को लेकर उनका चालान करने के बाद आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी के साथ मारपीट के बाद सपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष है और वो आरोपी गौरव चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठी, जहां बेखौफ शूटर्स ने रोहिणी के गेटेड कॉलोनी में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी।
बदमाशों ने 25 राउंड फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। लेकिन इस गोलीबारी के पीछे कौन सी गैंग थी और उसका निशाना कौन था, ये हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लाल रंग की बाइक पर 3 शूटर्स सवार है। कोई चेहरा ढक रखा है तो किसी ने बैग टांग रखा है। ये शूटर्स बेधड़क होकर सोसाइटी गेट के अंदर घुसते हैं और फिर अंदर जाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। नीली रंग की जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, शूटर्स ने इसी गाड़ी पर फायरिंग की। जमीन पर भी गोलियों के निशान दिख रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि बदमाशों ने पूरे 25 राउंड फायर किए। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर सबूत जुटा रही है। एक एक निशान की मार्किंग की जा रही है। गाड़ी के अंदर भी सबूतों की तलाश की जा रही है। कार के सभी दरवाजे को खोलकर उसे खंगाला जा रहा है। गोलीबारी के दौरान मंजर कितना भयानक होगा, उसकी गवाही कार की विंडशील्ड पर गोलियों के ये निशान दे रहे हैं। कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग के बाद बेखौफ बदमाश बाइक पर सवार होकर आसानी से फरार हो गए। यह पूरा मामला राजधानी दिल्ली का है, जहां रोहिणी इलाका गुरुवार शाम धुआंधार गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बाइक पर आए बदमाशों ने कारोबारी के घर के बाहर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है। मौके पर मौजूद चश्मदीद ने बताया कि बदमाशों ने गलती से प्रॉपर्टी कारोबारी की बजाय किसी और की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसके बाद सभी बदमाश वहां से 9-2-11 हो गए। ये 3 बंदों ने फायरिंग करी, यहाँ पे सारी गोलियां पड़ी थी नीचे, तो अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग करी, किसी को बिल्कुल देखा बना और देख के 2 मिनट के अंदर गायब हो गए यहाँ से। क्या कोई बदमाशों को तो कोई पहचान नहीं पाया? नहीं, कोई नहीं पहचान पाया। वो तो कैमरों के अंदर वैसे आई गया होगा, कैमरे चारों तरफ लगे हुए पकड़ के अंदर। हाँ, बस यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी एक, वो अपना इनोवा के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी है। तो बस उन्होंने तो सीधी से डराने के लिए करा ना। किसकी गाड़ी थी और किसको डरा? गाड़ी थी सर ऊपर वाले फ्लोरों की, उन्होंने गलती से नीचे किसी और को चला दी। उन्होंने जिसके और टारगेट करा था वो उसकी गाड़ी नहीं थी, किसी और की गाड़ी थी। यह उसे प्रॉपर्टी कारोबारी का घर है जिसके बाहर बदमाशों ने फायरिंग की थी। गोलीबारी के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है और पुलिसकर्मियों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में जहां यह हमला हुआ, यह पॉकेट 14 की गेटेड कॉलोनी है। इस इलाके में कई बड़े कारोबारी रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां दिन दहाड़े शूट आउट हुआ, उसके बाद स्थानीय लोग भारी दहशत में हैं। कल देर शाम यानी 2 जनवरी को उसके घर के बाहर 3 बदमाश आते हैं और यहाँ खड़ी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। एक इनोवा खड़ी थी, एक वैगनार थी, जिसे निशाना बनाया गया। हालांकि ये दोनों गाड़ियां कारोबारी की नहीं थी, मगर फिर भी डराने के लिए यहाँ पे फायरिंग की गई। कई काम करने वाले लोग यहीं पे मौजूद थे, घरों में रह रहे लोग यहीं मौजूद थे, बच्चे आसपास खेल रहे थे। ऐसे में अब इस पूरी सोसाइटी में डर का माहौल है। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक रेजिडेंशियल इलाका है, बड़े बड़े कारोबारी यहाँ रहते हैं। आपको बता दें कि पहले 27 दिसंबर और फिर 29 दिसंबर को प्रॉपर्टी कारोबारी के पास इंटरनेशनल नंबर से रंगदारी के लिए फोन आया था। इस दौरान कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन कारोबारी ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, जिसके बाद 2 जनवरी की शाम करीब 5:30 बजे कारोबारी के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर ओपन फायरिंग की गई। यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, उनको पहले थ्रेट आया था, जो पहले उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं किया था इस घटना के पहले, तो उन्हीं को टारगेट करके उनको डराने के लिए फायरिंग की गई थी। और इस मसले में हमने एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर दिया है, एक्सटॉर्शन और फायरिंग का, और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने के लिए गोलीबारी के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क है। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम को इस मामले की जांच सौंपी गई है और गोलीबारी करने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कारोबारी को सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है।
जब ये फायरिंग हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया और अब कारोबारी के घर के बाहर पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गई है। 3 गनर यहाँ पे तैनात हैं। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम खुद अब इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कई ऐसे गैंग एक्टिव हैं जो बड़े बड़े कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं, लगातार उनसे फिरौती की रकम मांग रहे हैं, उन्हें टारगेट करके फायरिंग भी कर रहे हैं। ये दिल्ली में पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है जब कारोबारियों को इस तरीके से डराया धमकाया गया और रंगदारी मांगी गई हो। दिल्ली में कारोबारी से रंगदारी मांगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। राजधानी दिल्ली में कई ऐसे गैंग एक्टिव हैं जो बड़े बड़े कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें टारगेट करके फायरिंग भी कर रहे हैं और लगातार उनसे फिरौती की रकम मांग रहे हैं। कारोबारियों को डराने धमकाने और रंगदारी मांगने के बाद दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तेजी से ये फिरौती गैंग पांव पसार रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू संगठन से जुड़े एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। नरेश की सुसाइड के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसके साथ ही ऐलान किया कि हिंदू हत्या नहीं सहेंगे। दरअसल नरेश ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी हत्याओं का विरोध किया था और उसके बाद से ही सोहेल नाम के इस युवक ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर नरेश ने आत्महत्या कर ली। नरेश ने पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि सोहेल को बचाने के लिए पुलिस उसके 2 साथियों को फंसा रही है। मामला बढ़ता देख पुलिस ने सोहेल को गिरफ्तार कर लिया है।